उसको फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा, और हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी अगर आप चाहें तो अपडेट रहने के लिए जुड़ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन जो आया था कि जो विकल्प शब्द POSDCORB, ठीक है, तो पोस्ट कॉब जो शब्द है ये किसने दिया है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसका प्रयोग किसने किया है, हु हैज क्वाइंड द एक्रोनम पोस्ट कॉर्ब। तो स्टूडेंट ये जो पोस्ट कॉर्ब वर्ड है इसको क्वाइन किया है, ध्यान से देखिएगा, गुलिक एंड उर्विक। गुलिक एंड उर्विक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। और जो इनका पूरा नाम था लूथर गुल्विक और लिंडेल उर्विक, ठीक है स्टूडेंट। और ये वर्ड किस ईयर में क्वाइन किया गया, तो याद रखिएगा, मैं छोटी छोटी बातें हमेशा की तरह बहुत महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है मैं पूछता हूँ। 1937 में क्वाइन किया गया। और इसका फुल फॉर्म की बात करें स्टूडेंट, तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से स्टाफ, डी से डायरेक्टिंग, सी से कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सी ओ से मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग, और बी से बजटिंग। ओके, तो ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 1937 में वो इसको किया गया था क्वाइन, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट जो सेकंड क्वेश्चन आया था वो कह रहा है प्रशासन का सार्वकार कार्यों को करवाने से है, ठीक है, परिभाषित उद्देश्यों के प्राप्ति के साथ यह कथन किसका है, यानी किसने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू गेटिंग द थिंग्स डन विथ, ठीक है, तो ये स्टूडेंट किसका कथन है, तो स्टूडेंट ये कथन जो है लूथर गुलिक का ही है, ठीक है, लूथर गुलिक का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इन्होंने प्रशासन को सार्वकारों कार्यों को करवाने से उसको क्या किया है, रिलेट किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किसने किया, यानी प्रशासनिक एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन कौन करता है, तो ऑप्शन में साइमन, एलडी वाइट, लूथर गुलिक और डिमॉक है, ठीक है। और पांचवा कर रहा है स्मिथ, वर्ग एंड थॉमसन, ठीक है। तो स्टूडेंट जो अब ये जो सारे चीज है, ये जो सारे ऑप्शन है, और इसके बाद हमको एक पेयर चुनना है। तो जो एकीकृत दृष्टिकोण है, प्रशासन में एकीकृत दृष्टिकोण यानी इंटीग्रल व्यू की जो सपोर्ट की बात करते हैं, तो वो आपकी बात करते हैं स्टूडेंट साइमन भी इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसकी बात लूथर गुलिक भी कहते हैं, और इसकी बात स्मिथ, बर्ग और थॉमसन भी कहते हैं। तो वह फर्स्ट भी हमारा सही है। तो इसमें कौन कौन बात कर रहा है, साइमन बात करते हैं, ये राइट है, ये भी राइट है, सॉरी एलडी वाइट के बारे में बाद में बात करेंगे। तो लूथर गुलिक राइट है, और स्मिथ, बर्ग और थॉमसन, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। ओके, ये इसकी बात करते हैं। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट साइमन का नाम जो ऑप्शन 1 है, इनका पूरा नाम क्या था, हर्बर्ट साइमन, और इनके साथ साथ हेनरी फियोल भी इसकी बात करते हैं, जो ऑप्शन में नहीं है। अगर हेनरी फियोल का नाम आ जाए तो ये भी इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। स्टूडेंट ये जो प्रीवियस ईयर पेपर था आपका, ये काफी मतलब अच्छा पेपर बना है, इसको आसान पेपर बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, इस पेपर को आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक ने प्रशासन को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। तो जो इसने इसको परिभाषित करने में प्रशासन को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के संगठनों और निर्देशन के रूप में परिभाषित करने की जब हम बात आती है स्टूडेंट, तो इसको किया है जे एम पिफनर ने, ठीक है, जे एम पिफनर ने किया, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, जे एम पिफनर, ठीक है। और ये इसको बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ एक और बात बताएं कि एलडी वाइट जो है, जो पहला ऑप्शन है आपका एलडी वाइट, ये डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जेएम पिफनर और पृथ्यूस, इनके साथ अगर कभी कभी नाम आ जाता है जेएम पिफनर और आर पृथ्यूस, तो ये प्रशासन के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन पे बल देते हैं। तो जेएम पिफनर एंड आर पृथ्यूस को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो अगर इनके साथ आर पृथ्यूस रहेगा तो वो भी आप उनको भी आप मानेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो अभी हमने देख लिया, ये डबल रिपीटेड हो गया, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब जो कथन दिया गया है उसमें हमको देखना है कि कौन सा कथन है। तो स्टूडेंट ये सब यूजीसी नेट जो आपका एग्जामिनेशन होता है वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डाले गए थे, इसीलिए मैं कहता हूँ ये पेपर आपके लिए आसान नहीं है। तो इसमें कथन ए और कथन आर जो है, जो एक कथन है और उसका आर जो है उसका कारण है, उसको पढ़ना है और देखना है कि सही ऑप्शन क्या है।
तो कह रहा है लोक प्रशासन वाह वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत के अधीन होता है, और इसका कारण बता रहा है कि विधायिका कार्यपालिका के खर्चों को अधिकृत करती है। यानी लोक प्रशासन वाह वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत के अधीन होता है क्योंकि विधायिका कार्यपालिका के खर्चों को अधिकृत करती है। तो ये स्टूडेंट ये दोनों सही पॉइंट है। तो ये हमारा पहला ही आंसर जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, और जो आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो अब हमारा ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला भी कुछ इसी तरह का है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा देखिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन के कानून को व्यापक और व्यवस्थित रूप से लागू करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि मतलब वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन के कानून के व्यापक विस्तृत रूप से लागू करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया है, क्योंकि यानी कारण क्या बता रहा है, उनके अनुसार कानून प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का एक कार्य नहीं है। तो इसका जो स्टूडेंट पहला जो कथन है कि वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन के कानून को व्यापक व्यवस्थित रूप से लागू करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया, ये कथन तो सही है, लेकिन जो कथन आर है ये कथन गलत बता रहा है। उनके अनुसार कानून प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का एक कार्य नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, तो हम सी के साथ जाएंगे। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कहता है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चन और ईयर और थियरी पे पूछे गए कि कौन किसका प्रिंसिपल है या कौन किसका थियरी है, ये सारे से भी क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं। तो कौन ये बोल रहा है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार के कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं। तो ये स्टूडेंट लूथर गुलिक ने इसको कहा है। लूथर गुलिक ने इस कथन को कहा है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा जो होती है कि काम शामिल होते हैं, लूथर गुलिक। तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्टूडेंट थोड़ी तबियत नहीं ठीक है, इसलिए हो सकता है वॉइस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है बीच में, लेकिन आप थोड़ा कॉपरेट करिएगा और वीडियोस को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड्स से, ताकि हमको सपोर्ट मिलता रहे। आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आप किस कॉलेज से हैं और हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, और आप किस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर और चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन बहुत पास है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, और हमारी जो हेल्प हो वो हमें कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें बता सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में भी हमें जुड़कर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल है, चाहे वह विधान की शाखा हो, कार्यकारी शाखा की, ठीक है, या सरकार की न्यायिक शाखा के इस कथन से झलकता है। यानी लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल है, चाहे वह विधान की शाखा हो या कार्यकारी शाखा या सरकार की न्यायिक शाखा। तो इस कथन से हमें क्या पता चलता है, तो स्टूडेंट ये कथन जो है प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण को दिखाता है, प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण को ही ये बता रहा है, ठीक है। उसके मतलब व्यापक मतलब बड़े स्तर पे उसको परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है। तो बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी उपक्रमों की योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत होती है, और अच्छे ढंग से काम करने के लिए सभी को समान सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ठीक है। यानी जो सभी उपक्रमों की योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत होती है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल की जरूरत होती है कि जो कार्य हो अच्छे ढंग से संपन्न हो। ये किसने कहा है, तो ये स्टूडेंट ये हेनरी फेयोल का स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरी फेयोल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे सामने कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, हमारे सामने अब कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है, यानी एक ही प्रशासनिक विज्ञान है, ये कह रहा है, जो लोक और निजी दोनों मामले पे एक समान रूप से लागू होता है। ये कथन किसका है, तो स्टूडेंट ये जो कथन है ये किसका है, ये भी कथन हेनरी फेयोल का ही है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। हेनरी फेयोल ने कहा है कि अब हमारे सामने कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक है, जो दोनों मामलों में समान रूप से लागू होता है, ठीक है, इक्वली दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्राइवेट अफेयर्स पे भी और पब्लिक अफेयर्स पे भी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक एवं निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है। तो किसने मतलब प्रशासनों में भेद का समर्थन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो प्रशासनों में मतलब किस चिंतक ने लोक एवं निजी प्रशासनों में, लोक यानी पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है जो उसकी चिंतकों मतलब वो क्या करता है, भेद यानी डिफरेंस की बात करता है, ठीक है। तो प्रशासनिक में और लोक में और निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन कौन कौन करता है स्टूडेंट, तो इसमें पॉल पहला ऑप्शन जो है पॉल एच एपलाबी भी करते हैं, तो ये तो करते ही है।
साथ ही साथ फॉलेट नहीं करते हैं, जोसिया स्टम करते हैं और हर्बर्ट साइमन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 3 एंड 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ठीक है, ध्यान से तीनों करते हैं, नाम आप याद रखिएगा, बाकी ऑप्शन का कोई भी हो तो 1, 3 और 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सरकारी प्रशासन अब सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस प्रकार सार्वजनिक परीक्षण और विरोध के अधीन होना है, उसी अन्य प्रशासनिक कार्यों से इतना भिन्न होता है जिसका एहसास बाहर से मुश्किल ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो वी आर सो लॉन्गर कन्फ्रंटेड विद सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी, ये कह रहा है स्टूडेंट, ये इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि सरकारी प्रशासन अपनी सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस प्रकार सार्वजनिक परीक्षण और विरोध के अधीन होता है, उसी प्रकार अन्य प्रशासनिक कार्यों से इतना भिन्न होता है जिसका एहसास बाहर से मुश्किल से हो सकता है। यानी हम उसको बाहर से बहुत मुश्किल से जान पाते हैं कि कितना ही भिन्न है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट एपएलबी का है। ठीक है, एपएलबी का ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। एपएलबी इन्होंने ही कहा था। ठीक है, तो सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से। ये किसने कहा है? तो ये गुड नाउ का कथन। राजनीति का जो नाता होता है, यानी पॉलिटिक्स हैड टू डू एक्सप्रेशन विथ द स्टेट विल वेयर एज एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू डू एक्सिक्यूशन ऑफ दीज पॉलिसीज। यानी एक उसको लागू करता है, ठीक है, तो राज्य की मतलब राजनीति का नाता राज्य की इच्छा अभिव्यक्ति से है, जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से। और ये किसका है? गुड नाउ का स्टेटमेंट है। तो बी वाला हमारा सही होगा कि गुड नाउ ने स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रॉबर्ट डल के अनुसार लोक प्रशासन में उद्भव में निम्न में से कौन सा कारक बाधा नहीं है? ठीक है, तो रॉबर्ट डॉल ने लोक प्रशासन में किसको बाधा नहीं माना है? तो प्रशासन में सर्वव्याप्त मूल्य, यानी जो परमिटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यूज होते हैं, ये तो बाधा है। फिर कह रहा है मानव व्यवहार की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसको भी बाधा माना है। लेकिन लोक प्रशासन की बौद्धिक क्षमता, जितना मतलब वो टैलेंटेड होंगे, जितना होंगे, तो उसको बाधा नहीं माना है। तो सी वाला तो सही है, इसको बाधा नहीं माना है। और प्रशासनिक सामाजिक संस्कृति पर प्रभाव, इसको भी बाधा नहीं माना। बस लोक प्रशासकों की बौद्धिक क्षमता को मतलब बाधा नहीं माना। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है, ये इसको उन्होंने किसके रूप में देखा है? रॉबर्ट डाल ने इसको एक बाधा के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में देखा है। अगला क्वेश्चन करा, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा, लोक प्रशासन का विज्ञान बनने का दावा खोखला है। ठीक है, ये किसने कहा है? यानी जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक लोक प्रशासन का विज्ञान बनने का, यानी वो साइंस नहीं बन पाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइंस नहीं कहलाएगा। ये किसने कहा है? तो स्टूडेंट ये रॉबर्ट डॉल ने कहा है। ठीक है, रॉबर्ट डॉल ने इस स्टेटमेंट को कहा है। तो सी वाला राइट हो जाएगा हमारा, रॉबर्ट डॉल। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित तो कौन सा जोड़ा गलत तरीके से है? किसका मैचिंग गलत है? तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1900 में ये आया, बिल्कुल सही है, ये 1900 में ये आया था। ठीक है, और किसने दिया था? ये जो थियरी की बात है, पॉलिटिक्स, ये जो बात है, ये गुड नाउ की है। तो गुड नाउ ने इस वर्क को लिखा था 1900 में। गुड नाउ नोट कर लीजिएगा, गुड नाउ, GWDNOW। तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन गुड नाउ ने 1900 में लिखा था। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये 1927 में आया स्टूडेंट, ये 28 लिखा है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यही स्टेटमेंट गलत है, इसका सही ईयर लिख लीजिएगा 27, 1927 कर लीजिएगा। बाकी जो और दोनों है, और इसको किसने लिखा? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो डब्ल्यू एफ विल बी ने लिखा है, और 1927 में आया, ना कि 1928 में। बाकी पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, ये भी सही है। और इसको किसने लिखा? बाय लूथर, गुलिक एंड उर्विक, इन्होंने मिलकर लिखा था। ठीक है, और जो चौथा पार्ट है, बात करा इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका परिचय देखिए, किताबों के नाम स्टूडेंट या थियरी के नाम अंग्रेजी में याद रखिएगा, वो आपको मदद मिलेगा। तो लिनॉर्ड डी वाइट ने लिखा है। ये किसका है? तो ये डी वाइट का है, इसको भी याद रखिएगा। मैंने सबका नाम बता दिया, वीडियो को आप रोक के फिर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार किस मामले में नौकरशाही संगठन के अन्य रूपों से श्रेष्ठ है? यानी मैक्स वेबर ने किस मामले में ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही को सुपीरियर माना है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, यानी अन्य संगठनों से श्रेष्ठ का किसमें माना है? तो निश्चितता, स्थिरता, अनुशासनता और भरोसेमंद, चारों में। क्योंकि वो बोलते हैं नौकरशाही में निश्चिंतता होती है, काम हो जाएगा, स्थिरता भी रहती है, अनुशासन में भी लोग रहते हैं, क्योंकि जो मतलब जो लोग जॉब करेंगे वो उसके निर्देश में रहेंगे, और भरोसेमंदी भी होती है। तो चारों शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। स्टूडेंट ऑप्शन आप मत देखिएगा, बस कौन कौन से ऑप्शन सही हो रहा है उसको फोकस करेगा। एग्जाम में तो आप ऑप्शन ढूंढ ही लोगे। ठीक है, तो प्रिसाइजेशन, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और रिलायबिलिटी, चारों को प्रमुख माना है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के लिए चारों चीज क्या होते हैं? इन चीजों की गारंटी होती है ब्यूरोक्रेसी में।
अगला प्रश्न पूछ रहा तार्किकता किसका आधार है। तार्किकता किसका आधार है, यानी रैशनैलिटी इज बेसिक ऑफ। तो रैशनैलिटी इज बेसिक ऑफ, तो रैशनैलिटी एंड तार्किकता किसमें होता है, कानूनी लीगल अथॉरिटी में। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट, रैशनैलिटी जो होता है वो कानूनी प्राधिकार में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। जो करिस्मेटिक अथॉरिटी होती है, जिसको करिश्माई प्राधिकार कहते हैं, इसमें किसको माना गया, इसमें जेसस को माना गया, यीशु मसीह को माना गया, मदर टेरेसा को, यानी बड़े करिश्माई व्यक्तित्व वाले लोगों को माना गया। कानूनी प्राधिकार में किसको माना गया है, तो ये माना जाता है कि ये तर्क वाली सरकार है। ठीक है, और इसमें पार्लियामेंट आती है और ये सब आती है। और ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या आता है, इसमें लोक मान्यताएं, शुरू से आया हुआ नियम कानून चलता है। ठीक है, तो रैशनैलिटी किसका आधार है, तार्किकता किसका आधार है, कानूनी प्राधिकार का। ठीक है, इसमें पार्लियामेंट आते हैं, पार्लियामेंट इसमें यानी संसद इसके अंतर्गत आती है, इसका उदाहरण है, संसद इसका उदाहरण है। ठीक है, कानूनी प्राधिकार का। ठीक है, तो ओनली 3 आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, बस कानूनी प्राधिकार ओनली 3। ठीक है, और कोई नहीं। चलो, किसने क्लासी दृष्टिकोण की व्याख्या इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के रूप में की है, तो स्टूडेंट उर्विक ने क्लासिक दृष्टिकोण की व्याख्या इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के रूप में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से हाथॉर्न के प्रयोग के नतीजे हैं। तो हाथॉर्न का प्रयोग 1927 से 1932 तक एल्टन मायो ने किया था। ठीक है, हाथॉर्न का जो एक्सपेरिमेंट कहलाता है वो परफॉर्म किया था एल्टन मायो ने 1927 में शुरू किया था और 1932 तक हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि अब उसके कौन कौन से नतीजे हैं, तो वो कह रहा है मजदूर के कटे हुए असंबद्ध व्यक्ति नहीं होते, यानी वर्कर आर नॉट आइसोलेटेड अंडर रिलेटेड इंडिविजुअल। ठीक है, फिर तो ये तो ठीक लग रहा है, मजदूर केवल आर्थिक कारक से ही प्रेरित नहीं होते हैं, मतलब बस इकोनॉमिक कारण के ना प्रेरित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है, क्योंकि वो भावनाओं से भी प्रेरित होते हैं, तो ये भी सही है, बस वो आर्थिक कारणों से नहीं, भावनाओं से भी प्रेरित होते हैं, ये भी ठीक है। मजदूरों की उत्पादकता शरीर के कार्य स्थितियों से निर्धारित होती है, बिल्कुल ठीक है। और मजदूरों में अनौपचारिक समूह बनाने का रुझान होता है, यानी दे फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप। तो वो अपना एक इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक ग्रुप बना लेते हैं, जिसमें लोग अपने सुख दुख को शेयर करते हैं। तो ये सारे बातें सही है, तो ये चारों नतीजे स्टूडेंट सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1 2 3 4 माना जाएगा। ठीक है, चारों सही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, बार बार कर रहा हूँ स्टूडेंट, पेपर बहुत मतलब अच्छे लेवल का बना, टफ पेपर पिछले बार आया था, तो आप अच्छी तैयारी करके इसमें जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा गलत तरीके से मिला, यानी किसकी मैचिंग गलत है। तो टेलर का फंक्शनल फॉर्मेजिंग। ठीक है, तो फंक्शनल फॉर्मेजिंग टेलर का कह रहा है कि फिर कह रहा है फोयल का गैंग प्लैंक, यानी फायल ने गैंग प्लैंक वाला सिद्धांत दिया है। ठीक है, उर्वी का यूनिटी ऑफ कमांड, ये भी ठीक है। और गुली का बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये ठीक है। लेकिन जो टेलर का कृतमय निर्देशन है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है स्टूडेंट। ठीक है, ये एक्चुअली फंक्शनल फॉर्मेजिंग नहीं है, ये फंक्शनल फोरमैनशिप रहता तो ये भी सही हो जाता। ये फोरमैनशिप है, FOREMANSHIP। ठीक है, तो ये फंक्शनल फोरमैनशिप का सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो इसी को गलत तरीके से मान सकते हैं। बाकी तीनों का जो सिद्धांत है ये सब सही है। ये और ये अगर इनका बोलता है टेलर का फंक्शनल फोरमैनशिप सिद्धांत है। ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यवहारवादी उपागम किस बात पर ध्यान केंद्रित करता है। तो व्यवहारवादी उपागम में किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो कह रहा है संगठनों में अंतर व्यक्तिक संबंध, तो नहीं, इस पे तो वो इंटरपर्सनल रिलेशन पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है संगठनों में प्रबंधकीय प्रक्रिया, ये भी गलत है। संगठनों में निर्णय निर्माण, ये भी गलत है। संगठनों में व्यक्ति और समूहों का वास्तविक व्यवहार, तो ये ठीक है स्टूडेंट, तो डी वाला ऑप्शन सही है। जो व्यवहारवादी उपागम है, संगठनों में व्यक्ति और समूहों का वास्तविक व्यवहार पे, कि संगठन में वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, यही व्यवहारवादी उपागम उसी पे क्या करता है, जोर देता है, ध्यान देता है। तो डी वाला हमारा सही रहेगा। किसने कहा था इससे पहले किसी विज्ञान के पास सिद्धांत हो उसके पास अवधारणाएं होनी चाहिए, यानी विज्ञान के पास सिद्धांत से पहले क्या होनी चाहिए, अवधारणाएं होनी चाहिए। और ये किसने कहा था, हर्बर्ट सिमोन ने, जिसको साइमन लिखा है, तो हर्बर्ट सिमोन ने इस कथन को कहा था, तो डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्यवस्था की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो व्यवस्था की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है यह कई उप व्यवस्थाओं वाली एकीकृत पूर्णता है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाला पहला कथन तो सही कहा है कि व्यवस्था के बारे में। दूसरा कह रहा है उप व्यवस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, नहीं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एकदम अलग रहेंगी तो वो व्यवस्था का पार्ट ही नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये गलत है,
ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है ये एक पहचान योग, इसकी एक पहचान योग सीमा है जो इसके परिवेश से अलग करती है, ठीक है, और यह परिवेश से निरंतर संपर्क में रहता है। तो 1, 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, ठीक है। ओके, अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो इनफॉर्मल संगठन में क्या होता है? पहला कह रहा है लागू, दूसरा कह रहा है भावनात्मक। तो लागू तो नहीं होता है, ठीक है, लागू इनफॉर्मल जो लागू गलत हो गया। भावनात्मक होता है, 2 वाला तो सही हो गया। व्यक्तिकरण यानी जो इनफॉर्मल होगा, जो फॉर्मल होगा उसमें व्यक्तिगत नहीं होगा, पर्सनली लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, प्रोफेशनली जुड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब इनफॉर्मल होगा तो लोग इमोशनली जुड़ेंगे, पर्सनली जुड़ेंगे, ठीक है। तो भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, व्यक्तिगत जुड़ेंगे। तो दूसरा तीसरा भी होगा, मतलब ये सही है, तीसरा भी सही है। चौथा परंपरागत जुड़ेंगे, ये मतलब शुरू से ही भावनाओं से कनेक्ट रहेंगे तो परंपरागत चलेंगे। और तार्किक मतलब अलिखित, तो ये अलिखित भी सही है, तार्किक नहीं होंगे क्योंकि तार्किक तो फॉर्मल में होता है। तो 2, 3, 4 और 6, तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। 2, 3, 4, 6 होता है फॉर्मल में, और ठीक इसके उल्टा होगा, इनफॉर्मल में होता है 2, 3, 4, 6, भावनात्मक, व्यक्तिगत, परंपरागत, अलिखित। और अगर फॉर्मल पूछेगा तो लागू होगा, तार्किक होगा, भावनात्मक के जगह पे मतलब भावनात्मक नहीं होगा, प्रोफेशनल होगा, ठीक है। तो इसके ठीक उल्टा ही होगा। टेलरवाद के मुख्य आलोचक कौन है? तो टेलरवाद ने का जो सिद्धांत FW टेलर ने दिया था, तो इसके मुख्य आलोचक क्रिटिक कौन है स्टूडेंट? तो एल्टोन मेयो जो है इसके क्या है, सबसे बड़े आलोचक है। इनके साथ ही साथ स्टूडेंट ब्रेवमैन, हेनरी फोर्ड, ये सब लोग टेलरिज्म यानी टेलर के आलोचक रहे हैं, ठीक है। MP फोलेट, HA साइमन और CI बर्नार्ड ये इनके सपोर्टर के रूप में रहे हैं, ठीक है। और एल्टन मायो ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो जैसे टेलर ने टेलरिज्म का दिया था, तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने जो एल्टन मायो, इन्होंने हाथोन एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने ह्यूमन रिलेशन थियरी दी थी, मानव संबंध का सिद्धांत इन्होंने दिया था एल्टन मायो ने, ठीक है। और इन्होंने हाथोन एक्सपेरिमेंट भी किया था। वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही का अर्थ है। तो जो मैक्स वेबर के सूत्रीकरण नौकरशाही क्या है? तो नौकरशाही क्या होता है स्टूडेंट? तो कह रहा लोक सेवा नहीं, नौकरशाही मतलब सिविल सर्विस नहीं, पब्लिक अपना काम कराना, व्यक्तिगत सेवा मतलब अपना, लोक सेवा नहीं आता नौकर। वेबर के अनुसार लोक सेवा उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। समूह की गतिविधि का व्यवस्थापन, संगठन का सबसे कुशल रूप और सामूहिक गतिविधियों का तर्ककरण, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सामूहिक जो वेबर ने दिया था और जब बताया था ब्यूरोक्रेसी को, तो रेशनलाइजेशन ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज को इस पे जोड़ दिया था, सामूहिक गतिविधियों के तर्ककरण पे जोड़ दिया था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय कंटक था, यानी कॉन्टिनेंटल नुआंसेस। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट तक में पूछा गया है। तो कॉन्टिनेंटल नुआंसेस की बात कौन करता है? तो थॉमस कार्लाइल करता है। कौन करता है? याद रखिए, कॉन्टिनेंटल नुआंसेस, जैसे ये शब्द आएगा कॉन्टिनेंटल नुआंसेस, तो आप थॉमस कार्लाइल का आंसर लगा दीजिएगा, जिसको महाद्वीपीय कंटक कहते हैं। तो थॉमस कार्लाइल ने इसका प्रयोग किया है। वैज्ञानिक प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध कहां से आया? तो वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध कहां से आया, यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था जिसको आप कह सकते हो, तो उसका सबसे ज्यादा विरोध कहां से आया, यानी टेलरिज्म। तो उसके खुद के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, ये टेलर की ही दी हुई है, जिसको टेलरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो FW टेलर, इसी को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी वैज्ञानिक मैनेजमेंट को हिंदी में आप जो भी कहें, व्यवस्था या जो भी, तो उसके फादर माने जाते हैं। अंग्रेजी में ही याद रखेगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर FW टेलर माने जाते हैं। और इनका विरोध इनके वर्कर्स ने ही किया था, ठीक है। तो वर्कर्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर या थियरी ये किसकी है? तो FW टेलर की है। और 1911 में ये थियरी दी थी। अगर ये थियरी किस ईयर में आई थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली थियरी, जिसको आप क्या कहते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध, ये 1911 में आई थी, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। नौकरशाही के वेबरी मॉडल का बुनियादी गुण क्या है? तो नौकरशाही का जो वेबरियन यानी वेबरियन मॉडल है, उसमें क्या मुख्य बात की थी? तो इन्होंने जो व्यक्तिक अव्यवस्था नहीं, योग्यता का क्षेत्र नहीं, पद सोपान की हायरार्की, यानी चरण दर चरण, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, पद सोपान की बात की थी, ठीक है। तो ये इनका मुख्य गुण था, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप आराम से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड से, और स्टूडेंट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको टाइमली और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं, टाइमली आपको प्रोवाइड भी कराते हैं। फायल के अनुसार किसी औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियां हैं, तो फायल ने क्या माना है? तो फायल ने स्टूडेंट
5 फंक्शन जो है इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक उपक्रम के 5 गतिविधियों की बात की है। और वो 5 गतिविधियां क्या हैं? जो ऑप्शन ए है, इनके 5 फॉयल ने 5 गतिविधियों की बात की, और जो पहला ऑप्शन ही है वही आपका सही है। इसमें क्या कहता है? प्लानिंग यानी नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, कमांड यानी निर्देश, कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल, और कंट्रोल मतलब नियंत्रण। तो फॉयल ने 5 मेजर स्टेज की या फंक्शन की बात की है जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जरूरी होते हैं, ठीक है, वो औद्योगिक उपक्रम में जरूरी होते हैं। साइमन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो साइमन के बारे में कौन सा कथन सही है स्टूडेंट? उन्होंने प्रशासन के निर्णय निर्माण का समतुल्य बनाया, ये ठीक है, साइमन ने ऐसा किया था। उन्होंने संरचनात्मक उपागम के तौर पर निर्णय निर्माण पे जोर दिया, निर्णय लेने पे जोर दिया, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तार्किक एंड रैशनैलिटी की बात की, लॉजिकल की बात की, तो ये भी उन्होंने बात की, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिविज्म दे दिया है, इसको रैशनैलिटी होना चाहिए था, लॉजिकल रैशनैलिटी होना चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे। और यहाँ पे हिंदी में लिखा है तार्किक तार्किकतावा, तो ये ठीक है। तो तीनों सही हो गया। चौथा, उन्होंने नियोजन और अनियोजन में भेद कर दिया, मतलब बताया कि क्या प्लानिंग है और क्या आपका प्रोग्राम्ड है और क्या नॉन प्रोग्राम्ड है, ठीक है। तो ये सही है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? चारों हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका जो सेकंड पार्ट का वीडियो है, क्योंकि पेपर ये काफ़ी आपका बड़ा पेपर है, और इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के रूप में इसका लेके आएंगे, आगे का क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका इसके आगे से कंटिन्यू रहेगा, 32 के आगे से 50 तक के क्वेश्चन वहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन डिटेल एनालिसिस के साथ लेकर आ रहे हैं।